अगर आप एक स्टूडेंट हो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर एक बिजनेसमैन हो, तो ये वीडियो आप लोगों को जरूर रिकमेंड करूंगा, जिसमें सेक्शन 40B की इन डेप्थ एनालिसिस की आसान भाषा में मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। फॉर एवरी एफर्ट हमें एक रिटर्न की तलाश होती है। बिजनेस शुरू करने का मेन एम तो प्रॉफिट अर्न करना ही होता है, और यही किसी बिजनेसमैन का फाइनल गोल होता है। और पार्टनरशिप फर्म को भी मेनली प्रॉफिट अर्न करने के लिए रजिस्टर किया जाता है। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर का रोल सिर्फ इन्वेस्ट करने तक नहीं होता है। कुछ लोग बिजनेस में फुल टाइम जुड़ जाते हैं और अदर्स लैंड देयर गुडविल और स्किल फॉर बिजनेस। कुछ पार्टनर्स वर्किंग पार्टनर्स कहलाते हैं, जबकि कुछ को नॉन वर्किंग या स्लीपिंग पार्टनर कहा जाता है। नॉन वर्किंग पार्टनर या साइलेंट पार्टनर या स्लीपिंग पार्टनर बिजनेस में या पार्टनरशिप में एक ऐसा पार्टनर होता है जो डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन या बिजनेस के मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्ट नहीं लेता है। आमतौर पर ऐसी टर्म को पार्टनरशिप फर्म के रजिस्ट्रेशन के दौरान पार्टनरशिप डीड के रेम्यूनरेशन वाले पार्ट में इंक्लूड किया जाता है। But before you finalize the terms, you need to understand all aspects of business financial returns to partner. This help to make an informed decision apart from tax planning. So basically, the financial return to partner of a partnership firm are divided into 3 heads. First head is remuneration. Second head is interest on capital introduced. Third one is share of profit. So first one हम बात करेंगे remuneration to the partner. इसका क्या मतलब होता है? The phrase remuneration include any salary, bonus, commission or remuneration by whatever name called paid to the partner. पार्टनर्स जो पार्टनरशिप फर्म के ऑपरेशन में एक्टिवली कंट्रीब्यूट करते हैं, वे रेम्यूनरेशन प्राप्त करने के लायक होते हैं। मच लाइक एन एम्प्लॉय, these partners are rewarded for their work monthly. कोई पार्टनर रेम्यूनरेशन के लिए एलिजिबल है या नहीं, उसके बारे में पता करने के लिए पार्टनरशिप डीड के रेम्यूनरेशन क्लोज में जाकर पता कीजिए। चाहे आप एक वर्किंग पार्टनर हो या फिर स्लीपिंग पार्टनर हो, आपको रेम्यूनरेशन मिलेगा या नहीं, ये डिसाइड इस बात से होता है कि पार्टनरशिप डीड इसे अलाउ करती है या नहीं। अगर पार्टनरशिप डीड में रेम्यूनरेशन पे करने के प्रोविजंस स्लीपिंग पार्टनर को भी है, तो फर्म को उस स्लीपिंग पार्टनर या नॉन वर्किंग पार्टनर को भी रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा। अल्टीमेटली इट इज ए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्टनर टू पुट इन पार्टनरशिप डीड। लेकिन जनरली रेम्यूनरेशन एक्टिव पार्टनर को ही मिलनी चाहिए, और इस प्रोविजन को इनकम टैक्स एक्ट भी सपोर्ट करता है। इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन स्पेशली सेक्शन 40B नॉन वर्किंग पार्टनर या स्लीपिंग पार्टनर को मिलने वाले रेम्यूनरेशन को डिसअलाउ कर देता है। इनकम टैक्स एक्ट तो बल्कि रेम्यूनरेशन देने की मैक्सिमम लिमिट भी प्रोवाइड करता है। एनी पेमेंट लाइक सैलरी, बोनस, कमीशन or remuneration given to partner who does not actively work in the business cannot be deducted. ऐसी पेमेंट को एक्सपेंस के रूप में क्लेम नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर जिनके अकाउंट में सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, बोनस फर्म के द्वारा दिया जाता है, वो वर्किंग पार्टनर होना चाहिए, साइलेंट पार्टनर या स्लीपिंग पार्टनर नहीं होना चाहिए। अगर वो नॉन वर्किंग पार्टनर या स्लीपिंग पार्टनर है, तो उस पार्टनरशिप फर्म एक्सपेंस का डिडक्शन क्लेम करना अलाउड नहीं होता है। तो क्या पार्टनरशिप फर्म के द्वारा किसी वर्किंग पार्टनर को दी गई रेम्यूनरेशन को इनकम टैक्स एक्ट अलाउ कर देता है? इसका आंसर है कि अगर किसी वर्किंग पार्टनर को पार्टनरशिप डीड में प्रॉपर ऑथराइजेशन के बिना रेम्यूनरेशन या इंटरेस्ट दिया गया हो, तो उसे भी डिडक्शन नहीं दिया जा सकता। इफ दिस पेमेंट इज ऑथराइज्ड बाय डीड, इट कैन बी अलाउड एज एक्सपेंस व्हाइल कैलकुलेटिंग द इनकम ऑफ द फर्म। सो इट मीन्स पेमेंट शुड बी ऑथराइज्ड बाय द डीड, चाहे वो वर्किंग पार्टनर को चाहे नॉन वर्किंग पार्टनर को। कभी कभी एक पार्टनरशिप डीड करंट डीड की डेट से पहले के दिनों के लिए रेम्यूनरेशन या इंटरेस्ट पे करने की अनुमति दे सकती है। दिस कुड बी ड्यू टू डिस्क्रिपेंसी विद अर्लियर डेट। ऐसी पेमेंट को भी डिडक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा। सीधे शब्दों में कहा जाए तो रेम्यूनरेशन सिर्फ उस समय के लिए डिडक्शन के रूप में माना जाएगा जहां से पार्टनरशिप डीड ऐसी रेम्यूनरेशन की ऑथराइजेशन देती है। एक एग्जांपल से हम इस डिस्कस करते हैं। इमेजिन ए फर्म adds a clause for paying working partner through a deed effective from July 1st, 2021, but इस क्लोज को रेट्रोस्पेक्टिवली 1 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल कर देती है। इस केस में डिडक्शन विल बी ओनली अलाउड फ्रॉम जुलाई 1st, 2021 एंड नॉट फॉर द पीरियड बिटवीन 1 अप्रैल टू जून 30th। रिटर्न पार्टनरशिप डीड में इस क्लोज को इंक्लूड करने से पहले किए गए ओरल एग्रीमेंट को रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं किया जा सकता।
जिस डेट से पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा है उस डेट से ही डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है, वो भी सिर्फ वर्किंग पार्टनर के लिए, ना कि नॉन वर्किंग पार्टनर के लिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट लिमिट ऑफ रेम्यूनरेशन पेड। अगर पार्टनरशिप डीड में ऑथराइज्ड एक पार्टनर की रेम्यूनरेशन कुछ सर्टेन लिमिट से एक्सीड कर जाती है तो कंप्लीट अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन को डिडक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा, केवल उतनी पेमेंट को अलाउ किया जाएगा जो विद इन लिमिट है। और लिमिट क्या है? ऑन फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट और इन केस ऑफ लॉस लिमिट इज 1,50,000 और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर। 1.5 लाख या बुक प्रॉफिट का 90%, उनमें जो भी ज्यादा है वो लिमिट रहेगी ऑन फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट या फिर इन केस ऑफ लॉस। दूसरी इसके अंदर कंडीशन, ऑन द बैलेंस ऑफ बुक प्रॉफिट, जो बाकी का बुक प्रॉफिट बचा 3 लाख हटाने के बाद, ऑन दैट केस 60% ऑफ बुक प्रॉफिट विल बी अलाउड एज द लिमिट। यह ध्यान देने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि यह लिमिट सिर्फ इंडिविजुअल पार्टनर्स पर लागू नहीं होती बल्कि सारे पार्टनर्स पर लागू होती है। इसका मतलब है कि जो ऊपर कैलकुलेट की गई मैक्सिमम अमाउंट सभी पार्टनर्स को देने वाली टोटल डिडक्शन है, वो टोटल डिडक्शन एक फर्म दे सकती है। अब एक बार हम बुक प्रॉफिट के मीनिंग को समझ लेते हैं। बुक प्रॉफिट ये वो नेट प्रॉफिट है जो रिलेवेंट ईयर के प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में दिखाया गया है, जिसको इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से कैलकुलेट किया गया है। This profit should be increased by remuneration paid to the partners if it was deducted when calculating the net profit. Let us understand with the help of some illustration. एक फर्म ने पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग अपने पार्टनर्स को फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए 7,50,000 का रेमुनरेशन पे किया और सेक्शन 40B के हिसाब से उस फर्म का बुक प्रॉफिट था 10 लाख रुपए। जो सेक्शन 40BV में रेमुनरेशन की लिमिट दी गई है, तो पहले उसे कैलकुलेट करते हैं कि लिमिट कितनी होती है। तो हमने लिमिट के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट कंडीशन, ऑन फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट कितना 90% और 1,50,000 विच एवर इज हाइयर। सो फर्स्ट 3 लाख का 90%, 3 लाख का 90% विल बी 2,70,000 एंड 1,50,000 और 2,70,000 में जो भी हायर अमाउंट है वो लिया जाएगा, तो द अमाउंट इज 2,70,000। द बैलेंस अमाउंट कितने? आउट ऑफ 10 लाख 3 लाख हमने ले लिया है, बाकी की बचे जो 7 लाख है बुक प्रॉफिट का 7 लाख बचा, उस पे हमें अमाउंट देनी 60%। सो 7 लाख का 60% विल बी 4,20,000। तो टोटल अलाउेबल रेम्यूनरेशन एज पर सेक्शन 40B इज 6,90,000, दैट इज सम ऑफ 4,20,000 and 2,70,000. The excess amount of 60,000 because 7,50,000 was given और allowed कितनी है 6,90,000, तो कितना एक्सेस अमाउंट हो गया 60,000 would be disallowed as per section 40B subsection उसका 5 पार्ट। पूरी की पूरी अमाउंट को अलाउ नहीं किया जाता, सिर्फ 6,90,000 को अलाउ किया जाएगा, तो एक्सेस अमाउंट है 60,000 वो अलाउ नहीं होगी। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि अगर पूरी की पूरी रेम्यूनरेशन की अमाउंट 7.5 लाख को अलाउ कर दिया जाए तो फर्म का नेट प्रॉफिट 2.5 लाख रुपए आएगा, क्योंकि 10 लाख का बुक प्रॉफिट है, उसमें से 7.5 लाख रुपए रेम्यूनरेशन के पे कर दिए, तो कितने बचे 2.5 लाख, जिस पे टैक्स देना होता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, यहाँ डिडक्शन करने के लायक अमाउंट सिर्फ 6,90,000 है, तो टैक्सेबल नेट प्रॉफिट की अमाउंट 3,10,000 आएगी, क्योंकि 10 लाख में से अगर 3,90,000 घटाएंगे तो 3,10,000 रुपए आएगा। मतलब जो टैक्सेबल प्रॉफिट है उसकी अमाउंट 60,000 से बढ़ जाएगी, जिसपे एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा फर्म को। ठीक है, चलो अब फर्म के हाथों में तो एक्सपेंस अलाउ होगा कि नहीं होगा वो हमने डिस्कस कर लिया, बट रेम्यूनरेशन को पार्टनरशिप फर्म के केस में एक्सपेंस के तौर पे डिडक्शन दे देते हैं, लेकिन रेम्यूनरेशन इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ पार्टनर्स एज बिजनेस इनकम, बट नोट दैट रेम्यूनरेशन इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम द शेयर ऑफ प्रॉफिट इनकम। क्या आपने नोटिस किया कि इस एग्जांपल में 60,000 को फर्म के एक्सपेंस में नहीं गिना जाएगा और इस तरह नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा और टैक्स के अमाउंट भी, साथ के साथ पार्टनर को भी 60,000 पे भी टैक्स देना पड़ेगा। मतलब सेम इनकम पर दो बार टैक्स देना पड़ेगा। अगर अच्छे से टैक्स प्लानिंग की जाए तो इस डबल टैक्सेशन से बचा जा सकता है, क्योंकि कैलकुलेटेड अमाउंट से ज्यादा अमाउंट को एक्सपेंस नहीं क्लेम किया जा सकता, तो हमेशा रेम्यूनरेशन की अमाउंट विद इन लिमिट में रखना चाहिए, और अगर विद इन लिमिट में रखा तो सिर्फ पार्टनर्स को ही उस अमाउंट पे टैक्स देना पड़ेगा, पार्टनरशिप फर्म को नहीं। होप करता हूं आपको ये समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप किस तरह से टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड फाइनेंशियल रिटर्न है एक पार्टनर को मिलता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंट्रोड्यूस। इंटरेस्ट उन पार्टनर्स को पे किया जाता है जिन्होंने पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया हो। कैपिटल पर इंटरेस्ट पे तभी किया जाता है जब पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखा हो। द इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन द अमाउंट प्रोवाइडेड अंडर द कैपिटल क्लोज ऑफ द पार्टनरशिप डीड।
इनकम टैक्स एक्ट सिर्फ 12% पर एनएम के हिसाब से दिए गए इंटरेस्ट को ही डिडक्शन के लिए क्लेम को अलाउ करता है। अगर कोई इंटरेस्ट की पेमेंट किसी पार्टनर को पार्टनरशिप डीड के अनुसार की जाती है और वो इंटरेस्ट की अमाउंट 12% पर एनएम के हिसाब से कैलकुलेट की गई अमाउंट से ज्यादा है तो फिर एक्स्ट्रा अमाउंट को सेक्शन 40B में डिसअलाउ कर दिया जाएगा। द पेमेंट ऑफ एनी सिंपल इंटरेस्ट to any partner is allowed only to the extent of 12% per annum. Even if the partnership did authorize any payment of higher rate of interest than 12% to any partner, the excess of interest will not be deducted and will not be allowed as expense. उसको expense नहीं माना जाएगा, उसको claim नहीं किया जा सकता, उसको minus करने को नहीं मिलेगा। Section 40B उसका थर्ड पार्ट के अकॉर्डिंग रेम्यूनरेशन में सैलरी केवल वर्किंग पार्टनर के लिए अलाउड होती है, स्लीपिंग पार्टनर्स के लिए सैलरी अलाउड नहीं होती एज पर इनकम टैक्स एक्ट, एज पर सेक्शन 40B। लेकिन इंटरेस्ट पेमेंट के केस में सभी पार्टनर्स को अलाउ होता है, चाहे वो वर्किंग पार्टनर हो चाहे वो नॉन वर्किंग पार्टनर हो, परंतु ये इंटरेस्ट की अमाउंट 12% से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक छोटा सा केस हम रिप्रेजेंटेटिव पार्टनर के का भी देख लेते हैं। इफ एन इंडिविजुअल इज अ पार्टनर इन अ फर्म इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, any interest paid to them as a partner in that capacity and any interest paid to the person they represent will be considered for deduction के लिए उसको consider किया जाएगा। लेकिन if an individual partner in firm but not in a representative capacity, the interest paid to them by the firm would not be considered if they receive it on behalf or for the benefit of someone else. Now we consider about the taxability in the hand of partner. जो interest received by the partner is taxable as business income in their head. जो भी interest की income मिली उनकी business income मानी जाएगी। Now we will discuss about the last thing, share of profit. The phrase share of profit assume the percentage of profit distributed among the partner. ये आमतौर पर सब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है प्रॉफिट को। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है? द रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन द पार्टनर इज डिसाइडेड म्यूचुअली बाय द पार्टनर्स। इन केस पार्टनरशिप डीड स्पेसिफिक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं करती है तो प्रॉफिट को सब पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है। While deciding the ratio, you should also note that this is also a loss sharing ratio as well. Profit sharing ratio होता है तो loss के केस में उतने ही रेशियो में loss भी शेयर किया जाएगा। The partner need to decide what will be the distributable amount. ये भी जरूरी नहीं होता कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट ही किया जाए। The tendency is to reserve a part of the total profit for reinvestment in the business. That will the part of reserves. Taxability की बात करें, जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, whether you are working partner or non-working partner, the share of profit is exempt. The concerned provision is provided in section 10, उसका सबसेक्शन 2A of Income Tax Act. उसके बारे में एक अलग से हम वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पे इस लेक्चर को ये कह के कंक्लूड किया जा सकता है कि द डिफरेंट टाइप ऑफ रिटर्न्स आर डिफाइंड सो दैट पार्टनर्स आर रिवार्डेड फॉर देयर पार्टिसिपेशन। जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट तैयार किया जाता है तो पार्टनर्स को इन सारे क्लोजेस का ध्यान रखना चाहिए। While you may allow all kind of financial reward through partnership deed, the taxability is calculated under the Income Tax Act. Remuneration interest पे करने से पहले उनकी taxability चेक कर लेना चाहिए। You have already seen that return paid in excess of given limit are disallowed and double taxed. In the books of partnership firm, it is taxed at the rate of 30% with other applicable cess. Further, ये पार्टनर के हाथ में भी टैक्सेबल किया जाता है। तो रेम्यूनरेशन टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर अलाउड टू बी डिडक्टेड एज बिजनेस एक्सपेंस ओनली टू द प्रोवाइडेड लिमिट। होप करता हूँ आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा और आपको बहुत मदद करने वाला है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। आपको कैसा लगा आप मुझे प्लीज बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।